जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे इंडिया में किसी की इनकम फाइनलाइज करने से पहले हमें यह फाइनल करना होता है कि वो रेसिडेंट इंडियन है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है या फिर रेसिडेंट ओरिजिनल रेसिडेंट इंडियन है। तो इसके लिए हमें वो व्यक्ति प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में रहा है उसको चेक करना होता है। उसके बाद ही हम ये तय कर सकते हैं कि वो रेसिडेंट इंडियन है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है या एनआरआई है। तो दैट इज द चैप्टर ऑफ रेसिडेंट स्टेटस वी विल डिस्कस्ड इन द अपकमिंग क्लास इन द डिटेल। दोस्तों, हमने अभी सेक्शन 2 पढ़ा था जिसके अंदर के पर्सन की डेफिनेशन को बताया कि पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, फर्म, एचयूएफ, एओआई, बीओआई, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एंड ऑल। तो हर वो एंटिटी जो पैसा कमा सकती है, चाहे वो माइनर हो, मेजर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, वॉट एवर द कैटेगरी, बट अगर वो पैसा कमाता है, वो साउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड हो, वो हैंडीकेप्ड हो, वो नॉर्मल हो, सभी को जीएसटी के दायरे में पर्सन की कैटेगरी में लिया गया है। एचयूएफ में भी 2 कैटेगरी के बारे में हमने बात करी थी, मिताक्षरा और दया भागा। वेस्ट बंगाल और असम में दया भागा एप्लीकेबल होती है, वहाँ पर जन्म के साथ ही उस प्रॉपर्टी का आपका एक हिस्सा बन जाया करता था। मिताक्षरा में जो कि हमारे इंडिया में अक्रॉस इंडिया में एप्लीकेबल होती है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम। तो वहाँ पर आपके पिताजी के सक्सेशन होने के बाद ही आपको ओनरशिप आती थी। अब हम आज की क्लास में कैलकुलेशन की प्रोसेस को सबसे पहले हमने समझा कि 18 स्टेप्स में हमें टोटल इनकम का कैलकुलेशन करने को मिलता है। तो कल हमने रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के बारे में बात करी थी कि कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक किया जाता है। आपको यह देखना है कि वो ओरिजिनल रेसिडेंट है, वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर नॉन रेसिडेंट है। द पर्सन हु आर फुलफिल द सम कैटेगरी, तो उसको हम चेक करने का तरीका आपको ऑलरेडी बता चुके हो और आने वाली एक क्लास उसके लिए सेपरेटली डेडिकेटेड रहेगी। आज स्टेप 2 के ऊपर बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर हेड्स ऑफ इनकम अराइज फ्रॉम अनलिमिटेड सोर्स बट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द 5 सेक्टर्स। तो इनकम तो आप कहीं से भी कमाओ, टैक्सेबल होना ही है, लेकिन उस 5 कैटेगरी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी, जहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ जाएगा वहाँ पर ये हेड के अंदर इनकम आ जाती है, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे कोई व्यक्ति इनकम कमाता है और उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है। हाउस प्रॉपर्टी इट मीन्स 4 दीवारें, एक छत, दैट्स इट। अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर है, आप उसको किराए पर देते हो और आपकी आमदनी होती है, देन यू विल बी कवर्ड अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड हेड है पीजीबीपी। पीजीबीपी इट मीन्स इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई प्रोफेशन में है जो आप डे टू डे ऑपरेशन में करते आ रहे हैं, तो आपको इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में कंसिडर किया जाएगा। दैट मीन्स आप डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर है तो आप प्रोफेशनल है, आप शॉपकीपर है, आप ट्रेडर है, आप मैन्युफैक्चरर है तो आप बिजनेसमैन है, और दोनों ही केस में इनकम कंसिडर की जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नंबर 4, कैपिटल नेचर का कोई भी इनकम, जैसे आपके पास सन 1890 का कोई कॉइन था,
उसको आपने सोल्ड आउट कर दिया 10 लाख रुपए में, that is called capital gain. If you are trading in the stock market and you are holding the share for more than 3 years and then sold out, that means again it will be considered as a capital gain. आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, उसको आपने सोल्ड आउट कर दिया, अगेन इट इज ए कैपिटल गेन. अब इसमें आप कैसे पता करें कि वो शॉर्ट टर्म था या लॉन्ग टर्म? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब आप 3 साल के लिए अपने पास रखे और फिर बेचे तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, और 3 साल के अंदर अंदर आपने उसको खरीद के बेच भी दिया तो वो शॉर्ट टर्म में आता है. दूसरा, स्टॉक मार्केट में शेयर्स को ट्रेडिंग करते समय आपने रखा है तो वहाँ पर आपका वो शेयर शॉर्ट टर्म में आएगा 12 मंथ के अंदर अंदर खरीदने बेचने पर, और अगर 12 महीने से ज़्यादा आपने रखा तो वो लॉन्ग टर्म में आएगा 12.5% और लॉन्ग टर्म के लिए 20%. दैट इज़ अ कैटेगरी विच इज़ डिफाइंड. यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू का भी रूल है. अगर आप डिफ़ॉल्ट टैक्स सिस्टम के अंदर जाएंगे जिसको हम न्यू टैक्स रिजिम कहते हैं, तो वहाँ पर अब इंडेक्सेशन ख़त्म कर दिया गया है, उसके बारे में भी समझेंगे. और अगर आप इन 4 कैटेगरी में नहीं आते हो तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर रखा जाएगा. फॉर एग्जांपल, यू अर्न अ डिविडेंड इनकम, you are earning interest income from the saving account, you are earning a different kind of income like income from extra works, maybe something or some which is not covered under the for it, income from salary, house, property, business, profession, capital gain, then you will be liable to be covered your income into other sources. ईयर अंडर द इनकम टैक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. खैर अब आने वाले समय में फाइलिंग ईयर के नाम से इन दोनों को ख़त्म कर दिया. प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर नए अमेंडमेंट में आपको ये नहीं देखना होगा. इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है कि जिस साल आप पैसा कमाते हो वो तो है आपका प्रीवियस ईयर, और जिस साल उस कमाए हुए पैसे पर आप टैक्स दोगे वो साल हो जाएगा असेसमेंट ईयर. एक्चुअल में इनकम टैक्स तो हर महीने आपसे नहीं लिया जा सकता जीएसटी की तरह, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट डाला गया. इट मे बी अ 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ. प्रीवियस ईयर में बी अ 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ, क्योंकि मैंने शॉप ही ओपन 31 मार्च को करी तो मेरा प्रीवियस ईयर कितने टाइम का रहेगा? केवल उस एक दिन का रहेगा. और असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ का रहता है. जनरल रूल ऑफ टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे. इनकम अराइज इन प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू द टैक्स इन असेसमेंट ईयर. पिछले साल की कमाई गई इनकम पे टैक्स इस साल लगाया जाना तय है. एग्जम्पशन ऑफ अबाउट रूल केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ. ये कुछ 5 कैटेगरीज है जिसमें इनकम उसी साल टैक्सेबल हो जाया करती है जिस साल आपने कमाई है. शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, अगर आपका शिप कार्गो इंडिया से डिस्पैच हो रहा है और वो नॉन रेसिडेंट है तो वहाँ पर हमें पता नहीं कि आप वापस आओगे या नहीं आओगे. तो आप इंडिया से जब जा रहे हो तो टैक्स आज ही पे करके जाओ, बिकॉज हमें नहीं पता कि आप कब आओगे भी या नहीं आओगे. सेकेंड, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, आप भारत छोड़ के जा रहे हो हमेशा के लिए तो आप हमारा पूरा टैक्स का हिसाब करके जाओ. AOP BOI, दैट इज फॉर्म्ड फॉर द पर्टिकुलर इवेंट और द पर्पस. आप मूवी बना रहे हो तारे जमी पर, सितारे जमी पर,
तो आप इसी साल टैक्स दे दो, बिकॉज अगले साल आपका एसोसिएशन खत्म हो जाएगा, किससे पैसा मांगेंगे। तो ऑन दैट सेम ईयर, प्रीवियस ईयर यू विल बी कंसिडर्ड एज एन असेसमेंट ईयर एंड यू पे द टैक्स ऑन द सेम ईयर। पर्सन लाइक टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्सेस, तो वो व्यक्ति जो प्रॉपर्टी बेच रहा है टैक्स अवॉइड करने के लिए कि अगले साल में जो टैक्स ना भरना पड़े, तो उसके केस में भी प्रीवियस ईयर ही टैक्सेबल ईयर मान लिया जाता है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2, सेक्शन 115 BAC दैट इज कॉल्ड न्यू टैक्स regime or a default scheme or a new regime or a concessional scheme applicable Indian resident HUF individual HUF AOP BOI AJP AIP। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए तक सभी को एग्जम्पशन रहती है। ऑप्शन 2 जो कि ओल्ड रिजिम है, नॉर्मल रेगुलेशन के हिसाब से शिफ्टिंग आउट किया जा सकता है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में, लेकिन देर आर सम प्रोविजन कि आप अगर ओल्ड में रहना चाहते हो और आपका इनकम बिजनेस प्रोफेशन है, तो वहाँ पर एक फॉर्म दिया हुआ है 10IEA, उसमें डिस्क्लोजर देना जरूरी है आपको, तो ही आप इस रिटर्न को फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल पूरे साल में 7 लाख तक की नॉर्मल इनकम कमाता है तो टैक्स आफ्टर रिबेट 0 हो जाएगी। 87A की रिबेट जो है वो ये कहती है कि आपको हम टैक्स नहीं आने देंगे। वो रिबेट के कारण आपका इनकम 3 लाख के बाद टैक्सेबल तो होगा, लेकिन स्पेशल रिबेट के कारण आपको 7 लाख तक टैक्स फ्री हो जाएगा। व्हाट इफ टोटल इनकम मोर देन 7 लाख, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से ज़्यादा है, इफ द टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल इज मोर देन 7 lakh and income tax payable on such income exceed the amount by which the total income is exceed 7 lakh, then the rebate shall be as following। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपकी इनकम 7,02,000 हो गई तो कोई बात नहीं, आप दोनों का कैलकुलेशन करो 87 की रेबेट और उसके आधार पे जो ऊपर अमाउंट जा रही है, जितना इनकम बढ़ रहा है उस आधार पर कैलकुलेट करके उसको बढ़ सकते हैं। अगली क्लास में हम इसी को समझेंगे कैसे उसको कैलकुलेट करना है और कैसे उसको कंक्लूड करना है। थैंक यू वॉचिंग ईसर जी वीडियो।